नमस्कार, मैं उपेंद्र और इस वक्त मैं बचेली में हूँ और ये जो एरिया कहलाता है इंटक सदन कहलाता है और मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इंटक के राष्ट्रीय सचिव श्री आशीष यादव जी से। हम उनसे चर्चा करेंगे इंटक की जो कार्य प्रणालियों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि वो वर्तमान में सचिव के तौर पर और किस तरह से वो अपने कामों का निष्पादन कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि आपने जो अपने सफ़र की शुरुआत की इंटक से, तो कैसे जुड़े इंटक में और आप राष्ट्रीय सचिव हैं वर्तमान में, तो ये सफ़र आपने कैसे तय किया? देखिए, मैं सन 2004 में जी एनएमडीसी की बचेली परियोजना में ज्वाइन किया जी। तो जब मैं ज्वाइन किया तब मेरे पिताजी भी इसी परियोजना में थे और मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन बचेली के अध्यक्ष थे जी। तो मेरा लगाव शुरू से ही इंटक के प्रति रहा, क्योंकि पारिवारिक रूप से जी मैंने अपने पिताजी को भी इंटक में कार्य करते हुए देखा था। तो मैं भी इंटक यूनियन ज्वाइन किया जी। और एक युवा के तौर पर हमेशा ये इच्छा रही कि हम लोग भी कुछ न कुछ योगदान श्रमिकों के उत्थान के लिए अपना दें। इसी कड़ी में मैं यूथ इंटक ज्वाइन किया सन 2008 में। 2008 और 2008 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यूथ इंटक के थे एसके यादव जी, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया। ये 2008 की बात है? जी हाँ। अच्छा, आप युवा शाखा में भी थे इंटक में, तो उसमें उपाध्यक्ष थे, तो कैसे, मतलब क्या उसमें अनुभव रहे हैं आपके? जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जुड़ने के साथ ही प्रदेश की जब कार्यकारिणी का गठन हुआ तो इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी ने मुझे यूथ इंटक में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी और उस तरह से मैं उनके साथ जुड़ करके मैंने यूथ इंटक में प्रदेश में भी काम करना चालू किया और अपने साथ बस्तर संभाग के युवाओं को भी मैंने यूथ इंटक में जोड़ा और हमें जो जो समय समय पर जिम्मेदारी इंटक द्वारा दी गई उसका निर्वहन किया मैंने। जी। अभी सरकार वर्तमान में नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण करने पर आमादा है, तो उस पर आपका विचार है? इस पे 2014 के बाद से नजर लग गई है जी पूंजीपतियों की और अब हमारी जो सरकार है उसका एकमात्र एजेंडा हो गया है कि इन उद्योगों को निजी क्षेत्रों के हवाले करना। जी। तो हम लोग ऐसे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग, तो हमारा शुरू से इस बात का विरोध रहा है। हम चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसे सरकार चलाए, क्योंकि ये सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, सामाजिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। अगर आप देखिए किसी पीएसयू में आप जाइए, भिलाई जाइए, आप बोकारो जाइए, राउरकेला जाइए, आप कहीं भी जाके देखिए, बेलाडीला में देखिए, तो यहाँ जाति पाति सब भूल करके लोग एक साथ रहते हैं, जाति धर्म का बंधन नहीं है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और जो नेहरू जी ने जो स्वप्न देखा था इस भारत का, एक मिनी इंडिया का, आप किसी भी टाउनशिप में जाएंगे तो आपको मिनी इंडिया दिखेगा। नगरनार की जहां तक बात है, नगरनार 2300 करोड़ रुपए एनएमडीसी ने अपने लगाए हैं उस प्लांट को। जी। जो बेलाडीला क्षेत्र में हमारा जो खदाने हैं, कर्नाटक में हमारी एक खदान है पन्ना के डायमंड माइन से, लेकिन मूल रूप से अगर आप देखिए तो बेलाडीला की बचेली किरंदुल की जो खदाने हैं उनसे सबसे ज्यादा इनकम एनएमडीसी की। अच्छा। यहाँ की कमाई 23,000 करोड़ रुपए नगरनार स्टील प्लांट को बनाने के लिए लगी और जो पूंजी सिर्फ यहाँ की नहीं लगी है, नगरनार में जिन किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दी उस प्लांट को लगाने के लिए, उन लोगों ने भी एनएमडीसी को देख करके, एनएमडीसी के यहाँ की जो सुविधाएं हैं, एनएमडीसी के श्रमिकों की जो सैलरी है, एनएमडीसी के श्रमिकों को जो शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल है, टाउनशिप है, हमारा एक बहुत अच्छे अस्पताल है बचेली किरंदुल में, इन सारी सुविधाओं को देख के वहां के किसानों ने भी ये सोचा कि अगर वहां प्लांट लगेगा तो आसपास के क्षेत्र का इस तरह से विकास होगा। तो आज जब वो प्लांट बनने से पहले हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उसका विनिवेश होगा, तो ये एक तरह से जो ठगने की कोशिश हो रही है यहाँ की जनता को, इसका पूरा बस्तर के एक एक व्यक्ति इसका विरोध करता है। जी। श्रमिक संगठन के रूप में हम विरोध करते हैं, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई विरोध करते हैं। पूरा ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन एक हमारा है, जिसमें कि पूरे एनएमडीसी की जितनी परियोजनाएं हैं वो हर परियोजना की 2-2 यूनियंस उसमें है। राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा संगठन है उसमें एटक, इंटक और भारतीय मजदूर संघ की भी एक यूनियन उसमें है। तो हम लोग सभी लोग एक राय है कि नगरनार स्टील प्लांट को हमको बिकने नहीं देना है, इसको हमको चलाना है, क्योंकि एनएमडीसी
अभी तक उत्खनन के क्षेत्र में ही थी जी। यहाँ का लोहा उत्खनन करके हम यहाँ से बाहर भेजते थे। आज हमारे ही बस्तर संभाग में वो लोहा स्टील में बदलेगा। स्टील में बदलने के बाद अलग अलग एंसिलरी यूनिट्स आएंगी, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अगर प्राइवेटाइज होगा तो लोगों को ना तो वो सैलरी मिल पाएगी जो पीएसयूज में मिलती है, कम सैलरी में लोग काम करने को मजबूर होंगे। और एक दूसरा बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि पीएसयूज में, क्योंकि आप ये देखिए कि बस्तर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी। तो जो हमारे साथियों आदिवासी भाइयों का जो मानना है कि जल जंगल जमीन पर उनका पहला हक है जी। तो यहाँ के जमीन से जो लोहा निकल रहा है, यहाँ नगरनार में जो लोहा गलेगा, जो स्टील बनेगा, इस सबसे सबसे ज्यादा लाभ उनको मिलना चाहिए। नौकरी के रूप में मिलना चाहिए, दूसरे तरीके से मिलना चाहिए, सीएसआर के माध्यम से मिलना चाहिए। आप भी जानते हैं कि सीएसआर की एक्टिविटीज जितना अच्छा पब्लिक सेक्टर करता है उतना अच्छा जो है निजी क्षेत्र के में सीएसआर का काम नहीं हो पाता है। दूसरा जो आरक्षण है, यदि एनएमडीसी इसको चलाएगी, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी आरक्षण के नियमों का पालन करती है और आरक्षण के हिसाब से लोगों को रोजगार मिलता है, तो उनको उनका शेयर मिलता है। लेकिन अगर निजी कंपनी होगी तो उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। इसमें सर एक छोटा सा मैं सवाल ये करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में हमने पीसीसी चीफ से भी चर्चा करी, दीपक बैस साहब से। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि जब नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण के हाथ में सौंपा जा रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीनें दे दी और तमाम चीजें ये स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ से देने लगी, आई मीन हमारी जो कांग्रेस सरकार है। तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास ये नजर आ रहा है, हमने ये सवाल किया था उनसे कि विरोधाभास ये नजर आ रहा है कि ये एक तरह से कांग्रेस सरकार ही निजीकरण की तरफ उसको धकेल रही है। तो इसमें दरअसल मैं ये सवाल आपसे भी करना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है जी कि अगर आज निजीकरण नहीं हो पाया है तो उसके लिए यहाँ के जो श्रमिक संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, यहाँ के निवासी विरोध कर रहे हैं और यहाँ की सरकार भी साथ दे रही है। सरकार बिल्कुल विरोध में है जी। आप देखिए कि जब आज से 2 साल पहले नगरनार में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हाँ जी, और उस सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे दलों के लोग आए, ओके, और ये ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले बैठक बुलाई गई थी और स्वयं दीपक बैस जी भी उपस्थित थे जी। और वहां पर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको हमको बिकने नहीं देना है, बिल्कुल। और वहां तत्कालीन जो पीसीसी अध्यक्ष थे मोहन मरकाम जी भी आए हुए थे। तो उसके बाद राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाया जिसमें केंद्र सरकार से निवेदन किया गया कि अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो इसको राज्य सरकार खरीदने को तैयार है। अगर एनएमडीसी नहीं चला सकती है तो राज्य सरकार चलाएगी। तो क्या राज्य सरकार इतनी बड़ी बोली लगा पाएगी? देखिए, बोली आप अगर अवसर देते तो बोली लगा सकती थी सरकार। अच्छा। लेकिन जो नियम बनाए गए उन नियमों में राज्य सरकार को बोली लगाने से वंचित कर दिया गया। तो इससे हमको और साजिश की बू आ रही है कि क्यों केंद्र सरकार ऐसी भूमिका निभा रही है। दूसरा चीज जो आपने बोला कि जो पाइपलाइन, देखिए पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है बचेली से जो है विशाखापट्टनम तक जाना है। पहले चरण में बचेली से नगरनार तक जो है पाइपलाइन के माध्यम से जो है यहाँ से फाइन्स, आयरन और फाइन्स का परिवहन किया जाएगा। एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि प्रदूषण कम से कम होगा जी। आपको ज्यादा जो रोड परिवहन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, रेल मार्ग पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। तो सरकार जब ये प्रपोजल आया तो सरकार इसके पक्ष में रही। सरकार ने भू अधिग्रहण में पूरा सहयोग किया। दूसरा, पहले चरण में जो है यहाँ से नगरनार तक पाइपलाइन बिछ रही है। नगरनार में पैलेट प्लांट बन रहा है और वहां जो पैलेट बनेगा वो उसी स्टील प्लांट में काम आएगा। तो सरकार ने तो उल्टा जो है सहयोग किया है कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए पैलेट भी वहीं बने तो परिवहन की कोई समस्या ना हो और ये प्लांट आराम से एनएमडीसी चला पाए। पैलेट प्लांट जो है वो एनएमडीसी का है, तो इसलिए किसी निजी क्षेत्र को सहयोग सरकार नहीं कर रही है। ये जरूर है कि समय समय पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार की कंपनी है। राज्य सरकार जो प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनका भी ये मानना है कि एनएमडीसी पूरी तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे। ये सवाल हम थोड़ा मोड़ते हैं। एनएमडीसी में जो वर्तमान में मुख्य मुद्दे हैं अभी क्या है, कैसे चुनौतियों का इंटक सामना कर रहा है? देखिए, सबसे मुख्य चुनौती जो है जी पिछले लंबे समय से
जो मैं आपको बता रहा था 2014 से थोड़ा सा हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं जी। तो यहाँ लगातार जो भर्तियां होनी थी जी। वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। दूसरी चुनौती ये है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होने के कारण केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ भर्ती होती है। अभी ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन करना पड़ रहा है लोगों को, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को भी समझना चाहिए और केंद्र सरकार को जैसे नियम जो है लाने चाहिए जिसके तहत जहां पर पीएसयू कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है वहां ज्यादा से ज्यादा रोजगार, कम से कम 70-80% रोजगार तो स्थानीय लोगों को मिलना ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हम लोगों के लिए है कि इस सुदूर क्षेत्र में रहना, जहां पर कि अगर आप देखेंगे एनएमडीसी ने स्कूल अच्छे बनवा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज अगर आप देखिए केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की कमी है। चिकित्सा के लिए भी इतने सुदूर क्षेत्र, अस्पताल बहुत अच्छा बन गया, अच्छे डॉक्टर्स नहीं आते, हम लोग रिटेन नहीं कर पाते अच्छे डॉक्टर्स को, लंबे समय तक अपने साथ जुड़ा नहीं रख पाते हैं। आप देखिए जगदलपुर में एनएमडीसी के सहयोग से इतना बड़ा आपका हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन वहां भी लोगों की शिकायतें हैं कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल पाते, परिवहन का उतनी सुविधाएं नहीं है, रेल मार्ग है जरूर लेकिन विशाखापट्टनम रूट पर ही है, रायपुर की तरफ जुड़ने से हम लोग जो अपने राजधानी से जुड़ पाते। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। कर्मचारियों की अगर बात करें तो यहाँ सैलरी एनएमडीसी की बाकी पीएसयूज के मुकाबले देखे अच्छा है, कंपनी सुविधाएं अच्छी दे रही है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतें हैं जिसके लिए हम लोग दिन रात हम लोग जूझना पड़ता है। मसलन मतलब उदाहरण के तौर पर, हाँ, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि ये इस क्षेत्र में एक नशा बंदी बहुत जरूरी है। तो लोगों को, युवाओं को यदि हम खेलकूद से जोड़ेंगे तो नशे से दूर कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे क्षेत्र एक लंबा समय तक अशांत क्षेत्र रहा है, तो यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को हम लोगों को जोड़ना चाहिए। सीएसआर की एक्टिविटीज हम लोगों के लिए एक चुनौती है। हम लोग चाहते हैं कि सीएसआर, अभी एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ बालिका शिक्षा योजना हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें कि बस्तर संभाग के 7 जिले जो हैं उनके बालिकाओं को लेकर के नर्सिंग की ट्रेनिंग अपोलो नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में कराई जाती है। हमने अभी अपने मांग किया है कि सीएसआर में बीएड करवाया जाए बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि अगर यहाँ के बस्तर के लड़के लड़कियां अगर अच्छे शिक्षक बनेंगे तो यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो सकता है। अच्छा, आपने बताया कि एजुकेशन को लेकर बीएड की आपने मांग रखी है जी, तो इसके अलावा और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं इंटेक की तरफ से? देखिए, प्राथमिकता तो यही है कि यहाँ का कर्मचारी नहीं, कर्मचारी इस क्षेत्र के सारे ग्रामीण भाई भी अभी उनको किसी ना किसी तरह से रोजगार से जोड़ा जाए जी, क्योंकि आप पूरे लोगों को आप एनएमडीसी में रोजगार नहीं दे सकते, उतना बड़ा हमारी माइंस नहीं है। यहाँ कोई बड़ा स्टील प्लांट इस क्षेत्र में नहीं है, नगरनार में आ रहा है जी, नगरनार में लगभग आ गया है, प्रोडक्शन भी हमारा जो है स्टार्ट हो गया है वहां पर जी। लेकिन यहाँ पर हम जितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं उसके अलावा जो लोग बचेंगे उनको अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजों के हमारा यही कहना है कि स्वरोजगार के साधन लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ना होगा। बिल्कुल। और स्वरोजगार के लिए एनएमडीसी के सीएसआर डीएमएफ के पैसों से उनको सहयोग करना चाहिए जी। तो पहले क्या होता था कि सीएसआर से पहले हमारे जो है आज जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, पहले परिक्षेत्रीय विकास कहा जाता था। तो आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस के जो गांव होते थे, गांव के सरपंच, एनएमडीसी मैनेजमेंट और हमारे यूनियन के प्रतिनिधि बैठ करके तय करते थे। गांव वालों की डिमांड आती थी कि क्या काम गांव में होना है और उसमें यूनियन दबाव डाल के मैनेजमेंट से वो काम करवाती थी। लेकिन आजकल सरकार ने जो है नियम बदल दिए हैं। अब क्या होता है कि पूरे के जो आपको 2% अगर आपको देना है तो आपको राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार तय करती है कि कहाँ क्या काम कराना है। उससे क्या होता है कि जो प्रभावित गाँव है वहां जो विकास उतनी तरह नहीं दिखता है, कहीं दूसरी जगह में भी कार्य हो जाता है। तो गांव वालों के अंदर जो असंतोष है वो सबसे बड़ी चुनौती है। उसमें अभी जैसे हम केस स्टडी की बात करें, मान लीजिए उपलब्धियों की बात करें इंटेक की, तो पिछले 2 सालों में ऐसी कोई उपलब्धि जिसे आप बताना चाहें? देखिए,
मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग फील्ड में काम करने उतरते हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ा यूनिक फेडरेशन कल्चर है ओके एनएमडीसी में, जहाँ की हर परियोजना में कार्यरत 2 यूनियनें मिल करके श्रमिक हित में काम करती हैं। जो भी कुछ हमने किया, हो सकता है कोई डिमांड मैंने रखी हो, कोई मेरे एटक के साथी ने रखी हो, हम लोग श्रेय की राजनीति में नहीं जाना चाहते। मैं ये कहता हूं कि हम लोग मिल करके ऑल इंडिया एनएमडीसी फेडरेशन के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ किया है। अगर आप देखिए कोविड के समय में जी हमारा बचेली में जो कोविड सेंटर था जी, ये इसको पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कोविड सेंटर माना गया। हम लोग निरंतर हमने प्रोडक्शन किया, हमने प्रोडक्शन बंद नहीं होने दिया और रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया उस काल में। तो ये हमारी उपलब्धि है। श्रमिकों के लिए तो हम लोग जो मांगते हैं, हमारा मैनेजमेंट यहाँ पर हम लोगों की किसी डिमांड को कभी भी मैनेजमेंट ने ना नहीं कहा है। लास्ट प्रश्न में आते हैं सर। नगर नार की बात मैं कहूँ, क्योंकि आपने ये बात कही थी, नगर नार में जो भू प्रभावित हैं वो लोगों ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने बताया कि हमें रोजगार के वादे किए गए थे लेकिन मिले नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ कार्रवाई हुई है। तो ऐसे केसेस को आप कैसे निपटते हैं? क्या आपके पास इस तरह से केसेस आते हैं? देखिए, हम लोगों के पास उस तरह के प्रकरण लगातार आते हैं जी। लोगों की शिकायतें रहती हैं, लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं चीजों को लेकर के, लोगों का संतोष है। जैसे जितने खातेदार हैं, लोगों का कहना है कि जितने खाते हैं सबको जो है नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन भू अधिग्रहण के समय जो कानून है उस कानून के हिसाब से एनएमडीसी रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी 1-2 कमियां हमारे यहाँ जो उस रोजगार देते वक्त हुई, उसके कारण हमारे कुछ साथी नाराज जरूर हैं, लेकिन हम लोग लगातार उनकी बातों को उठाते रहे हैं और दबाव बनाते रहे हैं कि प्लांट स्टार्ट होने से पहले जितने लोग जो केस पेंडिंग रहे हैं वो सारे लोगों को रोजगार दे दिया जाए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं या वहां भू प्रभावित जो लोग हैं, भू स्थापित लोग, उन्होंने स्वयं नौकरी नहीं ली, कहा कि कुछ दिन हम वेट करेंगे, मेरा बच्चा पढ़ लेगा तब वो नौकरी करेगा। तो आंकड़ों में अभी भी दिखता है कि कुछ कमी है, लेकिन वो ऐसे बच्चे भी जो पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भू स्थापित जो लोग हैं उनमें कोई डॉक्टर भी लगा है, कोई इंजीनियर भी लगा है, कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट अधिकारी के रूप में भी लगा है। लेकिन चूंकि जब भू अधिग्रहण हुआ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज्यादातर लोग निचले कैडर में आए हैं। लेकिन एनएमडीसी ने उनको आईटीआई वगैरह करा के टेक्निकली उनको अपग्रेड किया है और प्लांट में आज लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में अगर मैं बात करूं तो एक भी शिकायत अगर है जिसमें किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि उस गलती को सुधरवाएंगे मैनेजमेंट से। आखिर में कोई ऐसा संदेश जो श्रमिक भाइयों को देना चाहें? श्रमिक वर्ग के लिए तो एक बात मैं यही बोलना चाहूंगा, हम लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करना है और पूरी ताकत से काम करना है, ताकि जो आज हमारा देश जहां है, आने वाले 10-20 साल में हम इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और पीएसयूज के माध्यम से संभव है, पीएसयूज को बचाना, यही मेरा संदेश है। मिलके काम करेंगे, उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। आशीष साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपके सारे सपने साकार हों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।